आरआरआर एक तेलुगु फिल्म है, बॉलीवुड फिल्म है, इंडियन फिल्म है। एक अजीब सा ही विवाद इस समय खड़ा हो गया और ऐसा लग रहा है कि ये विवाद जानबूझ के खड़ा किया जा रहा है। मतलब कुछ होती है ना बात, जिनका ना सिर होता है ना पैर होता है, उनको लेकर एकदम से अगर विवाद खड़ा होने लगे तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि भैया ये किसी ना किसी का तो पीआर ही काम कर रहा है। राजमौली साहब जो कि खुद साउथ इंडिया से आते हैं, एक रीजनल सिनेमा बनाते हैं, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, एक रीजनल सिनेमा बनाते हैं जिसका कि नाम है आरआरआर। क्षेत्रीय भाषा में बनी हुई ये फिल्म रहती है। इसके बाद इसको अलग अलग भाषाओं में डब करके अलग अलग शहरों में रिलीज़ किया जाता है, अलग अलग देशों में रिलीज़ किया जाता है। तो ऐसे में अब जब उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं तो अगर वो एक अवार्ड फंक्शन के स्टेज पे खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं ये बॉलीवुड मूवी नहीं है, ये तेलुगु मूवी है जहाँ से मैं खुद आता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? लोगों ने जिस तरीके से इस पूरी बात को प्रोजेक्ट किया है, लोगों ने जिस तरीके से ये कहा है कि भाई एस राजमौली में अहंकार आ गया है, उन लोगों को उनका ये वीडियो भी देखना चाहिए जिसमें कि वो क्रिटिक्स अवार्ड लेते समय मेरा भारत महान कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। मतलब आप खुद ज़रा सोच के बताइए कि आप ऐसे कितने बॉलीवुड के मेकर्स से उम्मीद कर सकते हैं जो इंटरनेशनल मंच पे जाकर इस तरह से भारत के बारे में बात करेंगे। मुझको नहीं लगता कि ऐसे अधिकतर लोग होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है एस राजमौली के खिलाफ, उसको देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार हो ना हो ये एक पीआर स्ट्रैटेजी ही काम कर रही है और डिफेम करने का काम है ही और कुछ भी नहीं। एस राजमौली ऐसे फिल्म मेकर साबित हो रहे हैं जिनकी फिल्म आरआरआर पश्चिमी देशों में सफलता के मायने बदलती दिख रही है। आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट है और टीम आरआरआर हॉलीवुड में फिल्म के पक्ष में जबरदस्त कैंपेन करता देख रहा है। हर किसी की नज़र में आरआरआर ही है। स्वाभाविक है कि पश्चिम उसके जादू में नाच रहा है। इस बीच आरआरआर को लेकर राजमौली के एक बयान पर बहस भी देखने को मिल रही है। खास करके हिंदी बेल्ट में कुछ लोग उनकी लानत मलानत करने में लगे हुए हैं। बहस करने वाले लोग वही हैं जिनका मुंह तेलुगु क्षेत्र हैदराबाद में उर्दू की मनमानियों और बेतहाशा बढ़ रही अरबी संस्कृति पर सिल जाता है। मगर हॉलीवुड में राजमौली के एक वाजिब बयान भर पर हिंदी की वैसाखी लेकर विलाप करते देखे जा सकते हैं। असल में राजमौली साहब एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे। इस दौरान पश्चिमी पत्रकारों को करेक्ट करते हुए उन्होंने बताया कि आरआरआर कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है, बल्कि एक तेलुगु फिल्म है जो भारत के दक्षिण से आती, वे वहीं के रहने वाले हैं। अब राजमौली का यह बयान तथ्यों में पूरी तरह से साफ है, लेकिन इसके बहाने इंटरनेट पर उनके खिलाफ काफ़ी सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एक धड़ा कह रहा है कि राजमौली को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ऑस्कर में उनकी फिल्म भारतीय फिल्म के रूप में गई है। वे निरर्थक भाषा का विवाद खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह की बहस हो रही है उससे तो यही उद्देश्य पता चलता है कि बयान के जरिए हिंदी तेलुगु भाषियों को लड़ाने की कोशिश है, हिंदी क्षेत्रों में दक्षिण भारतीय सिनेमा को कमजोर करने की कोशिश है। राजमौली ने कब कहा कि उनकी फिल्म भारत का रिप्रेजेंटेटिव नहीं करती? उन्होंने तो बस यही करेक्ट करने के लिए चाहा कि ये फिल्म तेलुगु है, बॉलीवुड नहीं। एक तरह से उन्होंने भारतीय सिनेमा को लेकर पश्चिम की धारणा को साफ करना चाहा कि भारतीय फिल्मों का मतलब सिर्फ बॉलीवुड भर नहीं होता। क्या उन्होंने कुछ गलत कहा यहाँ पर? यही सच्चाई है कि भारत में हिंदी के अलावा मलयाली, तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, बंगाली आदि तमाम भाषाओं की समृद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत है। इन भाषाओं में श्रेष्ठ फिल्में बनती हैं। क्या इन फिल्मों को भारतीय नहीं कहा जाएगा? सिर्फ उर्दू फिल्मों को भारतीय कहा जाएगा? राजमौली के बयान पर कायदे से बहस ये होनी चाहिए थी कि सांस्कृतिक मूल्यों के लिहाज से भारतीयता का प्रतिनिधित्व कौन करता है और कैसे प्रोपेगेंडा चलाने वाला बॉलीवुड भारत का सिनेमाई चेहरा नहीं कहा जा सकता। बॉलीवुड को जिस तरह से राजनीतिक रूप से प्रोत्साहित किया गया वो बेमिसाल है, बावजूद कि खाड़ी एजेंट में फंसी रचनात्मकता दम तोड़ चुकी है। पठान में हमको ये साफ साफ दिख भी रहा है। दुनिया तो अब तक यही जानती थी कि असल में बॉलीवुड ही भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता है। पत्रकार ने उसी सोच के तहत ये सवाल भी किया था। नेहरू जी बॉलीवुड के कुछ कपूर्स को लेकर दुनिया भर में घूमते रहे और कांग्रेस की सरकारों ने स्थापित कर दिया कि भारतीय सिनेमा का नेता कौन है। कांग्रेस ने हमेशा बॉलीवुड के महानायक भी निर्धारित किए। क्या ये भी बताने की जरूरत थी? दूसरी तरह देश में दक्षिण की भाषाओं या फिर दूसरी भारतीय भाषाओं में बन रहे सिनेमा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। श्रेष्ठता के ऐसे फर्जी मानक गढ़ दिए गए कि उल्टे उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। बॉलीवुड की फिल्मों में भी दक्षिण समेत भारत की संस्कृति, उसकी भाषाओं का मजाक उड़ाया जाता रहा, और वो भी सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर। असंख्य फिल्में, आमिर खान, सलमान खान की कल्ट अंदाज अपना अपना में आमिर का किरदार अपने पिता से कहता है, पिताजी हम चूड़ियों की दुकान खोलेंगे, मैं बेटियों को चूड़ियां पहनाऊंगा, आप माओ को पहनाना। आमिर का किरदार एक अमीर लड़की के बेडरूम में घुसने के फॉर्मूले पर काम करता हुआ नजर आता है। क्या ये भारत की रोमांटिक कहानी थी?
इसी फिल्म में एक जगह सलमान और आमिर के किरदारों के झगड़े में कॉमिक रूपक लाने के लिए भारत मिलाप के भावुक दृश्य का मजाक उड़ाते हुए इस्तेमाल किया गया है, जबकि दुनिया में भगवान श्री राम और भरत जैसे भाईचारा दुर्लभ है, खोजने पे भी नहीं मिलता। अब आप ही बताइए, भारत के किस घर में पिता और पुत्र, माँ और बेटी से रोमांस करने की योजनाएं बनाते हैं? ये भारत के किस घर से प्रेरित कहानी? किसी लड़की के बेडरूम में घुसने की योजना पर काम करना भारत में कौन सा प्रेम कहा जाता है? क्या ये 72 हुडों की मानसिकता से उपजी सोच नहीं कही जाएगी? और ऐसी सोच को दुनिया में भारत की सोच बताकर किस फिल्म इंडस्ट्री ने परोसा? माफ करिए, ऋषि कपूर की हिना और शाहरुख खान की पहेली जैसी फिल्में ऑस्कर में भारत की तरफ से किस आधार पर भेजी जाती नहीं? दर्जनों फिल्मों का लेखा जोखा है। सरकारी गैर सरकारी प्रयासों से बॉलीवुड को पश्चिम में भारत का चेहरा बनाकर परोसा गया। उनमें कौन सी भारतीयता थी या ऑस्कर के लायक कौन सा सिनेमाई आर्ट था? कोई बता सकता है क्या? और भारत पाकिस्तान की काल्पनिक प्रेम कहानी कब ऑस्कर में भेजी गई थी? जब कश्मीर के इतिहास में जिहादी आतंकवाद चरम पर था, क्या लोगों को समझ नहीं आता कि वो क्या था? आरआर की सच्चाई यह है कि उसे तेलुगु भाषियों ने ही बनाया है। फिल्म पूरी तरह से भारतीयता की एक छाप है, और सबसे अहम बात यह कि उन्हें किसी राजनीति और सरकार ने इस काबिल नहीं बनाया, बल्कि आज की तारीख में समूचा भारत उनकी फिल्में देख रहा है। असल में उनके बेहतरीन काम को देख रहा है, खोज खोज कर देख रहा है। पश्चिम आज उनकी फिल्मों की तारीफ कर रहा है। उसे लग रहा है कि ये भी असल में बॉलीवुड से निकली फिल्म ही होगी। उसे तो मालूम भी नहीं कि भारत में बॉलीवुड से अलग समृद्ध फिल्मों के कई सारे उद्योग हैं। तेलुगु समेत दक्षिण के सिनेमा का सूर्य अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचा है। उन्होंने देश में विभाजक भाषाई दीवार को ढा दिया है, अच्छी फिल्म और बुरी फिल्म का फर्क खड़ा कर दिया। भारतीय संस्कृति और अभारतीय संस्कृति में बनी फिल्मों का फर्क भी सामने रखा है। सफलता के कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं बेवजह की घृणा और विवाद पैदा करके नहीं, शॉर्टकट रास्ते से नहीं, बल्कि दर्शकों को इंप्रेस करके। फिल्म गोल्डन ग्लोब पर या ऑस्कर तक पहुंच रही है, संघर्ष से उपजी एक स्वाभाविक सी गति। और वे आरआरआर को फिल्मों की रिप्रेजेंट भी भारतीय अंदाज में ही कर रहे हैं। याद नहीं आता कि बॉलीवुड का कौन सा सितारा कब लुंगी और धोती में हॉलीवुड के मंच पर नजर आया था। फिल्में में तो पहनते नहीं हैं। आरआरआर पूरी तरह से एक भारतीय फिल्म है, तेलुगु फिल्म है। तेलुगु, मराठी, तमिल, मलयाली या कन्नड़ आदि भाषाएं उतनी ही भारतीय हैं जितनी की हिंदी। हिंदी का जितना महत्व है उससे रत्ती भर कम महत्व दूसरी भाषाओं का नहीं, बल्कि कई मायनों में ज़्यादा ही। हिंदी से श्रेष्ठ है। कम से कम उन्होंने भाषा और संस्कृति के नाम पर वित्त पोषित फर्जी के समझौते तो नहीं किए। बॉलीवुड को पहले अपनी भारतीयता चेक करनी चाहिए, भारतीयता के लिए योगदान चेक करना चाहिए, तब जाकर भाषा के बहाने रोना रोएंगे तो बात समझ भी आएगी। वरना तो विभाजक सिद्धांतों को भारत खूब जानता है। बॉलीवुड के पास कोई सैद्धांतिक व्यवहारिक तर्क नहीं है। वो भारत और भारतीयता का दावा करें। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, कुछ दिनों पहले भी नेटफ्लिक्स के ऊपर धनुष की एक मूवी रिलीज हुई थी, द ग्रे मैन। अगर मैं गलत नहीं तो उसका नाम यही था। हॉलीवुड मूवी थी। इस मूवी का प्रीमियर जब मुंबई में रखा गया था, तब वहां पर धनुष अपनी मूवी को रिप्रेजेंट करने पहुंचे थे, और वहां पर वो एक सफ़ेद रंग की शर्ट और लुंगी में दिखे थे। मतलब मैंने कभी भारतीय कलाकारों के इस प्रकार के भारतीय परिधानों को प्रमोट करते हुए नहीं देखा। डिज़ाइनर सूट्स, महंगे चश्मे, महंगे जूते, अजीब से बाल, अतरंगी रंग, यही सब देखने के लिए मिलता है। और वहीं हम बात करते हैं जब साउथ की, तो हमें एक अलग ही तरह का पूरा माहौल देखने के लिए मिलता है, फिर चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में हो। अब यहाँ पर जो लोग इसको एक प्रोपेगेंडा बनाकर परोसना चाह रहे हैं, उनको शायद इस बात को समझना चाहिए कि हर चीज़ को आप प्रोपेगेंडा नहीं बना सकते। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।